नमस्कार साथियों, आप जानते हैं कि जल्द ही आपकी यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है और इस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए एक सीरीज की शुरुआत की थी जिसका नाम है टारगेट यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज। इस सीरीज के माध्यम से हमने मेन जितने भी खंड है, चाहे वो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हो, अर्थव्यवस्था हो, राज्य व्यवस्था हो, कला एवं संस्कृति हो, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी हो, सभी से संबंधित करंट अफेयर्स के सेक्शन पर आपके साथ विस्तार से बात की है ताकि आपका करंट अफेयर्स का सेक्शन इनसे संबंधित, इन खंडों से संबंधित पूरी तरह से तैयार हो जाए और आप अपनी प्रारंभिक परीक्षा में बेहतर तरीके से प्रदर्शन कर सकें। इसी को ध्यान में रखते हुए इस सीरीज की शुरुआत भी की गई थी। आज हम जिस खंड पर बात करने वाले हैं वो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से जुड़ा हुआ है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के 2 एपिसोड आपके सामने आ चुके हैं और ये तीसरा एपिसोड है। तो चलिए अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और आज की पहली खबर को देखते हैं जो किसी न किसी वजह से पिछले एक वर्ष में चर्चा में रही है। पहली खबर है हमारी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र। हाल ही में नवंबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र आयोजित हुआ। तो इसके बारे में कुछ सामान्य जानकारी हासिल करते हैं। 7वें इंटरनेशनल सोलर अलायंस सम्मेलन के दौरान भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में पुनः निर्वाचित हुआ है। यानी जो 7वां सत्र हुआ है उसमें एक बार फिर से भारत को अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नई दिल्ली में आयोजित हुआ था ये सम्मेलन। तो 7वां सत्र कहां पर आयोजित हुआ? नई दिल्ली में आयोजित हुआ। और कब हुआ? नवंबर 2024 में हुआ। इसमें लगभग 120 देशों ने भाग लिया और सत्र में कई तरह के प्रौद्योगिकी पर, कई तरह के इनिशिएटिव पर, पहलों पर चर्चा हुई और उसमें से एक पहल है कृषि वोल्टेइक खेती। आप इसको एग्री वोल्टेइक फार्मिंग के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि खेतों में ही सोलर पैनल स्थापित करके न केवल खेतों को उपज, खेतों के माध्यम से, फसलों के माध्यम से उपज को प्राप्त करना, बल्कि खेतों की जमीन को ऊर्जा उत्पादन के रूप में भी इस्तेमाल करना। इससे जो खेती की जमीन है उसका दोहरे स्तर पर इस्तेमाल हो सकता है, बिजली के रूप में भी उसका इस्तेमाल हो सकता है, बिजली उत्पादन में उसका इस्तेमाल हो सकता है सोलर पैनल के माध्यम से, और इसके अलावा खेती के उससे फसल उत्पादन भी हो सकता है। इसके अलावा इस सत्र में ऊर्जा पहुंच, यानी सभी लोगों तक ऊर्जा की पहुंच को, सुगम पहुंच को स्थापित करना सोलर पैनल के माध्यम से, सौर ऊर्जा के माध्यम से, और साथ ही ऊर्जा के क्षेत्र में स्थिरता, स्टेबिलिटी पर विशेष तौर से जोर दिया गया। इस सम्मेलन में आए हुए प्रतिनिधियों, रिप्रेजेंटेटिव ने कृषि के साथ साथ सौर ऊर्जा उत्पादन को जोड़ने में भारत के नवाचार पर विशेष रूप से प्रकाश डाला। यानी भारत ने जिस प्रकार से सौर ऊर्जा को कृषि के साथ जोड़ा है, ये भारत का अपने आप में एक बहुत ही बेहतर इनोवेशन है और भविष्य के ऊर्जा उत्पादन में विशेष रूप से महत्व रखता है। इसलिए इस भारत के इस नवाचार पर, इनोवेशन पर इस सत्र में विशेष रूप से जोर डाला गया। अगर हम कृषि वोल्टेइक खेती के बारे में बात करते हैं तो इसके कई प्रकार के लाभ हो सकते हैं। एक लाभ यह है कि खेती की जमीन पर सौर ऊर्जा उत्पादन हो सकता है। ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए सौर ऊर्जा का बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। फसलों और ऊर्जा के लिए भूमि के उपयोग को अधिकतम किया जा सकता है। इससे भूमि की जो उत्पादकता है वो बढ़ाई जा सकती है, न केवल उपज के रूप में बल्कि बिजली उत्पादन के रूप में भी। इसके अलावा बेहतर फसल वृद्धि के लिए फसलों को छाया प्रदान करना भी जरूरी होता है। इसलिए अगर हम खेतों में सोलर पैनल का इस्तेमाल करते हैं तो जिन फसलों को छाया की आवश्यकता है उन फसलों को छाया भी सोलर पैनल के माध्यम से प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा सोलर पैनल की छाया से मिट्टी की नमी को देर तक, लंबे समय तक बनाए रखने में मदद मिलेगी। मिट्टी की नमी को बनाए रखना आसान होगा। मिट्टी से नमी की जो हानि होगी वो कम होगी, क्योंकि सीधे तौर पर जो सूर्य तप है, सूर्य से आने वाली जो ऊष्मा है उसकी प्राप्ति नहीं होगी, बल्कि सोलर पैनल के माध्यम से मिट्टी की नमी को, मिट्टी से नमी का जो ह्रास होगा वो कम हो जाएगा। इसके अलावा कृषि लचीलापन, कृषि में जो आप कह सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, या कृषि में जो रेजिलियंस है उसका, उसके अंतर्गत भी पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति अनुकूलता बढ़ाने में विशेष रूप से ये तकनीक कार्य कर सकती है। आप जानते हैं कि जिस प्रकार से अगर हम खेतों में सोलर पैनल स्थापित करेंगे जो कि भविष्य की ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है, तो उससे किस प्रकार की स्थितियों का निर्माण होगा। हम नवीकरणीय साधनों के आधार पर ऊर्जा उत्पादन में सक्षम होंगे बड़े स्तर पर, जो अपने आप में पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति हमारी अनुकूलता को बढ़ाएगा, हमारे रेजिलियंस को भविष्य में बढ़ाएगा। तो एक कृषि वोल्टेइक खेती के कुछ फायदे हैं जो यहाँ पर बताए गए हैं।
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में भी कुछ बेसिक तथ्यों को जान लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना वर्ष 2015 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहां पर है? गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है। वर्तमान अध्यक्ष महानिदेशक कौन है? वर्तमान महानिदेशक है आशीष खन्ना। सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के बढ़ते उपयोग के लिए एक कार्य उन्मुख, एक वर्क ओरिएंटेड, सदस्य संचालित और सहयोगात्मक मंच के रूप में कार्य करता है। इसका मूल उद्देश्य क्या है? इसका मूल उद्देश्य है अपने सदस्य देशों में ऊर्जा तक पहुंच को सुगम बनाना, ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करना और ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देना। इसका एक मूलभूत उद्देश्य है। अगर हम बात करें इसकी पूरे परिकल्पना का, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की परिकल्पना भारत और फ्रांस के द्वारा सौर ऊर्जा समाधानों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध प्रयासों को गति देने के लिए एक संयुक्त प्रयास के रूप में की गई थी। वर्तमान में इसमें 120 से अधिक सदस्य और हस्ताक्षरकर्ता देश शामिल हैं। इसके बारे में सामान्य जानकारी हुई। महत्वपूर्ण परियोजनाओं की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत आने वाली महत्वपूर्ण परियोजनाएं कौन सी हैं? एक परियोजना है ओसोवोग। ओसोवोग का मतलब क्या है? वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। इसके माध्यम से पूरे विश्व को एक सोलर ग्रिड के माध्यम से इस जोड़ने की परिकल्पना की गई है ओसोवोग के माध्यम से। इसी प्रकार से आईएसए यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस सौर प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोग संसाधन केंद्र के माध्यम से अलग अलग देशों में सौर प्रौद्योगिकी और उसके एप्लीकेशन को बढ़ाने का भी ध्येय रखता है। उसके अनुप्रयोग को जारी रखने का, बढ़ाने का भी इसका ध्येय है। इसके अलावा भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग योजना के माध्यम से अलग अलग विकासशील देशों को इस स्तर पर यानी सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करने पर जो भी तकनीकी समस्याएं या आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है, इस योजना के माध्यम से उसको तकनीकी और आर्थिक सहयोग प्रदान भी किया जाता है इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस के माध्यम से और इंटरनेशनल सोलर अलायंस की एक योजना के माध्यम से। अगली खबर हमारी भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना से जुड़ी हुई है। इस खबर का मतलब यही है कि जो भूमिगत कोयला है उसका वहीं पर गैसिफिकेशन किया जाए और उस गैसिफिकेशन के माध्यम से कोयले की जो उत्पादकता है या कोयले के माध्यम से जो बिजली उत्पादन है या उसकी जो क्षमता है उसको बढ़ाया जा सके। अगर कोयले को हम उसके स्थान पर ही गैस में परिवर्तित करेंगे तो बड़े स्तर पर ऊर्जा उत्पादन करने में सक्षम होंगे, हम कोयले का अधिकतम उपयोग करने में सक्षम होंगे, कोयले का जो भंडार है वो लंबे समय तक हम चलेंगे और कोयले का अधिकतम उपयोग करने में हम सक्षम होंगे। और उसी से जुड़ी हुई एक पायलट परियोजना की शुरुआत की जा रही है। चर्चा में इसीलिए है क्योंकि कोयला मंत्रालय से जुड़ा हुआ जो ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड है, जो कि झारखंड के जामताड़ा जिले में कास्टा कोयला ब्लॉक में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए एक पायलट परियोजना का संचालन कर रहा है। कौन कर रहा है? कोयला मंत्रालय ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड झारखंड के जामताड़ा में कास्ता कोयला ब्लॉक में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए एक पायलट परियोजना की शुरुआत कर रहा है। और इसके प्रमुख बिंदु क्या है? इसके प्रमुख बिंदु इस प्रकार से हैं। इसका उद्देश्य सबसे पहले जान लेते हैं। कोयला गैसीकरण या कोयला गैसिफिकेशन का उपयोग करके कोयला उद्योग में क्रांति लाना है। तो इसमें एक बेहतर सुधार करने की अपेक्षा इस पूरी परियोजना के माध्यम से की गई है ताकि कोयले को मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी मूल्यवान गैसों में परिवर्तित किया जा सके और इन गैसों का उपयोग सिंथेटिक प्राकृतिक गैस, ईंधन, उर्वरक, विस्फोटक और अन्य औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए रासायनिक फीडस्टॉक के उत्पादन में किया जा सकता है। यानी इनका इस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है कि अलग अलग उद्योगों में इनका बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो सके। परियोजना के तहत पहले चरण में बोरहोल ड्रिलिंग का मतलब क्या होता है? जब हम किसी स्थान पर ड्रिल करते हैं, उस पर खुदाई करते हैं और एक बोर यानी गड्ढे के माध्यम से ड्रिलिंग करते हैं। एक ऊर्ध्वाधर रूप में किसी स्थान पर हम ड्रिलिंग करने का प्रयास करते हैं, तो बोरहोल ड्रिलिंग। और कोर परीक्षण का मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी स्थान पर खुदाई करते हैं तो वहां जो मिट्टी आती है हमारे सामने, जो चट्टानें आती हैं या जो जल स्तर का हमें पता लगता है, उसका ठीक प्रकार से जांच करना, मिट्टी की संरचना किस प्रकार की है, वहां कोई खनिज है या नहीं है, और वहां पर किसी परियोजना की सफल होने की संभावना कितनी होगी, यानी उसकी व्यवहार्यता कितनी होगी, इसका जांच करने के लिए हम कोर परीक्षण करते हैं। कोर परीक्षण में मिट्टी का परीक्षण, चट्टानों का परीक्षण करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और जल स्तर क्या है इसका भी पता लगाया जाता है। यानी परियोजना के तहत पहले चरण में क्या किया जाएगा? बोरहोल ड्रिलिंग और कोर परीक्षण के माध्यम से तकनीकी व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करना शामिल हो जाता है।
अगले चरण में पायलट स्तर पर कोयला गैसीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो अगले चरण में क्या किया जाएगा? पायलट स्तर पर ही कोयला गैसीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। पहले चरण में यहां पर बोरहोल ड्रिलिंग और कोर परीक्षण के माध्यम से परियोजना की जो टेक्निकल फिजिबिलिटी है, यानी वो तकनीकी रूप से कितनी सक्षम हो सकती है, उसकी जांच की जाएगी। और अगले चरण में कोयला गैसीकरण की योजना को इंप्लीमेंट करने का प्रयास किया जाएगा पायलट परियोजना के रूप में। जब हम पायलट परियोजना की बात करते हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका सीधे तौर पर मतलब है कि किसी भी परियोजना की भविष्य में सफलता का अंदाजा लगाने के लिए छोटे स्तर पर उसका वो कितनी कारगर हो सकती है, छोटे स्तर पर इसका कोई प्रयोग किया जाता है। इसी को हम कहते हैं पायलट परियोजना। पायलट परियोजना के सफल क्रियान्वयन से भारत के ऊर्जा क्षेत्र के लिए परिवर्तनकारी अवसर पैदा होने की उम्मीद है और देश के कोयला संसाधनों का टिकाऊ, यानी टिकाऊ का मतलब है कि कोयला संसाधनों का लगातार उपयोग करने में सक्षम हो, उसके भंडार हम समाप्त न करें, इस प्रकार से हम उसके संसाधनों का उपयोग करें, तो कोयला संसाधनों का टिकाऊ और कुशल उपयोग इससे संभव हो सकेगा। कोयला गैसीकरण की बात करें तो कोयला गैसीकरण अपने आप में एक प्रोसेस है, अपने आप में एक प्रक्रिया को रिफ्लेक्ट करता है। कोयला गैसीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें कोयले को वायु, ऑक्सीजन, भाप या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आंशिक रूप से ऑक्सीकृत करके ईंधन गैस बनाया जाता है और इस गैस का उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पाइप प्राकृतिक गैस, मीथेन और अन्य के स्थान पर किया जा सकता है। और कोयले की जो एक तरह से यूज करने, या आप कह सकते हैं कि कोयले को ऊर्जा में परिवर्तित करने की जो उसकी क्षमता है, उसका पर्याप्त दोहन करने में हम सक्षम हो सकते हैं कोयला गैसीकरण प्रक्रिया के माध्यम से। अगली हमारी खबर रेड होल खनन से जुड़ी हुई है। आप जानते हैं कि रेड होल खनन कई कारणों से लगातार चर्चा में रहा है और वर्तमान में ये चर्चा का विषय इसलिए रहा वर्ष 2025 में क्योंकि जनवरी 2025 में असम के दीमा हसाओ जिले में हुई रेड होल खनन त्रासदी के कारण ये चर्चा में था। यानी असम का जो दीमा हसाओ जिला है वहां पर एक रेड होल खनन से जुड़ी हुई त्रासदी हुई और इसी के कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में आया। एक अवैध कोयला खदान में बाढ़ के बाद 9 खनिक फंस गए थे। ये घटना मौजूदा प्रतिबंधों के बावजूद अनियमित खनन के लगातार जारी खतरों को उजागर करती है। तो अनियमित खनन जो भारत में होता है उससे जुड़े हुए जो खतरे हैं, ये घटना उस पर कहीं ना कहीं इशारा करती है उसकी तरफ और उसको उजागर करती है और इसलिए चर्चा का विषय बन गई है। तो इस घटना में सबसे पहले अगर कोई चीज जानने लायक है तो वो ये है कि रेड होल खनन वस्तुतः होता क्या है, इसी को जान लेते हैं। रेड होल माइनिंग कोयला खनन की एक आदिम यानी प्रिमिटिव, बहुत ही पुरानी, अपरिष्कृत, परिष्कृत नहीं है, बहुत पुरानी है, श्रम प्रधान है, श्रम का बहुत बड़े स्तर पर इस्तेमाल होता है, लेबर का बहुत बड़े स्तर पर इस्तेमाल होता है और खतरनाक तकनीक है क्योंकि इसमें कई प्रकार के स्वास्थ्य जोखिम जुड़े होते हैं, त्रासदी से जुड़े हुए जोखिम जुड़े होते हैं। इसमें जमीन में बहुत छोटी सुरंगें खोदी जाती हैं रेड होल माइनिंग में, जो आमतौर पर केवल 3 से 4 फीट गहरी होती है और चौड़ाई केवल 2 से 3 फीट चौड़ी होती है। इसमें श्रमिक और अधिकतर बच्चों की मदद से कोयला निकाला जाता है। क्योंकि रेड होल माइनिंग अपने आप में एक बहुत छोटा सा होल होता है, इसलिए कोई पतले शरीर वाला व्यक्ति या कोई बच्चा ही उसमें प्रवेश कर सकता है और इसके माध्यम से कोयला निष्कर्षण का प्रयास किया जाता है और इसीलिए रेड होल माइनिंग को प्रतिबंधित भी किया गया था। एक ऑर्डर की भी हम बात करेंगे। ये प्रथा आमतौर पर पूर्वोत्तर भारत और विशेषकर मेघालय और असम में प्रचलित है। निष्कर्षण की विधियां क्या है? जब हम रेड होल माइनिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले साइड कटिंग प्रक्रिया को देख लीजिए। इसमें पतली कोयला परतों तक पहुंचने के लिए जो छोटी छोटी या पतली लेयर्स होती हैं कोयले की, उस तक पहुंचने के लिए पहाड़ी ढलानों में, पहाड़ी स्लोप्स जो होते हैं उसमें संकरी सुरंगें खोदना शामिल है जो आमतौर पर 2 मीटर से कम ऊंचाई की होती है और क्षेत्र के पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है। अगर हम बॉक्स कटिंग की बात करें तो इस विधि में पहले एक आयताकार होल बनाया जाता है, इस प्रकार का होल बनाया जाता है और उसके बाद इसमें एक ऊर्ध्वाधर गड्ढा खोदा जाता है और फिर कोयला निकालने के लिए चूहे के बिल जैसी क्षैतिज सुरंगें खोदी जाती हैं। यानी अगर आपने एक गड्ढा खोद दिया और अगर कोयले की जो परतें हैं वो इस प्रकार से हैं तो फिर इस प्रकार से क्षैतिज सुरंगें भी बनाई जाएंगी गड्ढे के अंदर। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि चूहे की तरह, चूहे के बिल की तरह, चूहा जिस प्रकार से अपना बिल बनाता है उसी की तरह ये माइनिंग जो रेड होल माइनिंग है उसकी प्रकृति दिखाई देती है, उसका एक पूरा मेथड दिखाई देता है और इसी के आधार पर इसे रेड होल माइनिंग नाम दिया गया है। इसका विनियमन यानी इसका रेगुलेशन की व्यवस्था क्या है? इसके रेगुलेशन की व्यवस्था देख लेते हैं। रेड होल माइनिंग या रेड होल खनन क्या है? अवैध है, इलीगल है। कानून एवं व्यवस्था के मुद्दे के रूप में समस्या को दूर करना
किसकी जिम्मेदारी है? राज्य जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है। वर्ष 2014 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने अनेक दुर्घटनाएं होने के कारण, विशेषकर मानसून के मौसम के दौरान दुर्घटनाएं होने के कारण रेड कोल खनन पर प्रतिबंध लगा दिया था और सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी फैसला दिया था कि खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 के तहत इस प्रकार का जो खनन है वो पूरी तरह से इलीगल है, अवैध है। एक और खबर जो लगातार चर्चा में रही, वो खबर क्या है? राष्ट्रीय वन्य जीव स्वास्थ्य नीति है। राष्ट्रीय वन्य जीव स्वास्थ्य नीति को जान लेते हैं। चर्चा में क्यों रही? क्योंकि भारत सरकार ने वन्य जीवों के समक्ष आने वाली स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का समाधान करने के लिए, उनसे संबंधित खतरों से निपटने के लिए उनके उद्देश्य से एक राष्ट्रीय वन्यजीव स्वास्थ्य नीति प्रस्तावित की। ये नीति भारत की राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना, जो कि वर्ष 2017 से वर्ष 2031 तक घोषित की गई है, यानी जो हमारी राष्ट्रीय वन्यजीव स्वास्थ्य कार्य योजना है, वो कब से कब तक काम करेगी? वर्ष 2017 से वर्ष 2031 तक वो काम करेगी। और इसी को ध्यान में रखते हुए इस पूरी योजना को तैयार किया गया है कि जो हमारी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना है वो वर्ष 2017 से 31 तक अलग अलग क्षेत्रों में काम करे। और जो हमारी दूसरी नीति है, वन हेल्थ नीति, जो हमारी वन स्वास्थ्य नीति है, उसके पूरक के रूप में, यानी उसके सप्लीमेंट के रूप में यह नीति काम करेगी, जो कि राष्ट्रीय वन्य स्वास्थ्य नीति के रूप में प्रस्तावित की गई है। इसका उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य होगा लोगों, पशुओं और पर्यावरण के बीच परस्पर निर्भरता को मान्यता देकर उनके स्वास्थ्य को अनुकूलतम बनाना। यानी सभी, आप जो हमारे पशु हैं या आप वन्य जीव हैं, उनके स्वास्थ्य को आप पर्यावरण से अलग नहीं कर सकते और न ही लोगों के साथ उनके इंटरेक्शन से अलग कर सकते हैं। यानी एक समग्र रूप में वन्य जीवों के स्वास्थ्य की परिकल्पना की गई है और इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि इस योजना का उद्देश्य लोगों, पशुओं और पर्यावरण के बीच परस्पर निर्भरता को एक मान्यता दी जाएगी और उनके स्वास्थ्य को अनुकूलतम बनाने का प्रयास किया जाएगा। राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना में 103 संरक्षण कार्यों यानी कंजर्वेशन से जुड़े हुए कार्यों और 250 परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार की गई है। इसमें बाघ अभ्यारण्यों यानी जो हमारे टाइगर रिजर्व्स हैं, जो संरक्षित क्षेत्र हैं, जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं और वनों में रोग निगरानी के लिए, रोगों की डिजीज की मॉनिटरिंग के लिए एक मानक प्रोटोकॉल बनाना शामिल है। इस योजना में एक ऐसा प्रोटोकॉल बनाया जाएगा जिसका पालन करके वन्य जीवों के स्वास्थ्य पर पूरी निगरानी रखी जा सकेगी और किसी भी तरह के एक्शन को त्वरित गति से उठाया जा सकेगा। साथ ही जंगली जानवरों की दया मृत्यु, मर्सी, जो उनको एक प्रकार से दया मृत्यु का मतलब सीधा तौर पर यह है कि अगर कोई जानवर इस तरह की बीमारी से पीड़ित है कि वो ठीक नहीं हो सकता, उसका मरना लगभग तय है, तो उसे पहले से ही वैज्ञानिक तरीके से उसके मरने की व्यवस्था करना, इसका मतलब यहां पर यह हुआ जंगली जानवरों की दया मृत्यु से। तो जंगली जानवरों की दया मृत्यु के लिए कानूनी रूप से एक बाध्यकारी प्रोटोकॉल स्थापित करना भी इस पूरे योजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। वर्तमान वन्यजीव स्वास्थ्य चुनौतियां क्या है? भारतीय वन्यजीव विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जिसमें कुछ संक्रामक रोग शामिल हैं और संक्रामक रोग में एक रोग का नाम आपने सुना होगा, कैनाइन डिस्टेंपर वायरस। इस वायरस के माध्यम से कई जानवरों की, बाघों की मृत्यु हुई है। इसके अलावा आवास की लगातार होती क्षति भी वन्य जीवों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। इससे उनका स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव उन पर पड़ रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों से वन्य जीव जूझ रहे हैं और अवैध गतिविधियां जो अलग अलग क्षेत्रों में चलाई जाती हैं, चाहे वो पोचर्स के द्वारा जो जंगली जानवरों का शिकार करते हैं उनके द्वारा चलाई जाए या कहीं पर खनन गतिविधियों के माध्यम से वन्य जीवों के आवास का जो ह्रास होता है, उसके कारण भी वन्य जीवों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती है। एक और रिपोर्ट पर अब हम बात करेंगे, वो जुड़ी हुई है उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2024। ये महत्वपूर्ण खबर है। तो उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2024 जारी की और रिपोर्ट का मुख्य निष्कर्ष क्या है? यदि देश वर्तमान पर्यावरणीय नीतियों को बनाए रखते हैं तो वैश्विक तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 3.1 डिग्री सेल्सियस अधिक बढ़ जाएगा। तो वैश्विक तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 3.1 डिग्री सेल्सियस अधिक बढ़ जाएगा यदि देश वर्तमान पर्यावरणीय नीतियों को बनाए रखते हैं। ये इस रिपोर्ट का एक मुख्य निष्कर्ष है। पेरिस समझौते के समक्ष किस प्रकार के खतरे उपस्थित हैं, ये भी इस रिपोर्ट में बताया गया है।
पेरिस समझौते का लक्ष्य क्या है? पेरिस समझौते का लक्ष्य है वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना और इसे 1.1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का प्रयास करना। यानी जो पूर्व औद्योगिक स्तर के मुकाबले वैश्विक तापमान वृद्धि है, जो औसत वैश्विक तापमान वृद्धि है, इसको किसी भी हाल में 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे बनाए रखना उस तापमान वृद्धि को, और हो सके तो इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का प्रयास करना ही पेरिस समझौते का मुख्य लक्ष्य है। वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए ग्रीन हाउस गैसों का जो उत्सर्जन का चरम स्तर है, जो कि वर्ष 2025 का चरम स्तर है, उस तक अगर हमें कमी लानी है, उससे धीरे-धीरे उसको कम लाना है, तो उसके लिए जरूरी है कि वर्ष 2030 तक इसमें यानी ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में 43% की कमी हमें लानी होगी, अगर हम ग्रीन हाउस गैसेस के चरम स्तर से नीचे का स्तर ग्रीन हाउस गैसों का लाना चाहते हैं। वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन वर्ष 2023 में कितना है? 57.1 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य गैसों तक पहुंच गया है। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य गैस का क्या मतलब है? जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड का एक मापन कर सकते हैं, गीगाटन में, टन में कर सकते हैं, लेकिन अगर जो दूसरी ग्रीन हाउस गैसेस हैं कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा, चाहे वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो, चाहे वो मीथेन हो, चाहे वो नाइट्रस ऑक्साइड हो, तो इनका मापन भी आप कार्बन डाइऑक्साइड के हिसाब से करते हैं। यानी इनकी कार्बन उत्सर्जन करने की जो क्षमता है, किस प्रकार से ये वायुमंडल में कार्बन के बराबर का प्रभाव पैदा कर रहे हैं, इसके आधार पर इनकी वैल्यू निकाली जाती है और इनका भी मापन उसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में किया जाता है और इसलिए इनके सामने समतुल्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि अगर हम सभी गैसों का अलग अलग मापन करेंगे तो फिर ठीक तरीके से एक टर्म पर नहीं पहुंच पाएंगे, एक संख्यात्मक हिस्से पर नहीं, एक संख्यात्मक मापन हम इस चीज का नहीं कर पाएंगे। इसलिए सभी गैसों को कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य किया जाता है प्रभाव के स्तर पर, और इसलिए हम ये कहते हैं कि इतना टन ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य, यानी सभी गैसों का कार्बन डाइऑक्साइड के हिसाब से एक समतुल्य स्तर पर मापन कर लिया गया है। इसलिए यहां पर शब्द आया है 57.1 गीगा टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य। इसका सीधा सा मतलब है कि वर्ष 2023 में इन सभी ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन स्तर कितना हुआ? 57.1 गीगाटन हुआ। भारत का उत्सर्जन 6.1% बढ़ा है, जबकि समग्र वैश्विक उत्सर्जन वर्ष 2022 की तुलना में वर्ष 2023 में 1.3% बढ़ा है। अगर हम G20 देशों की बात करें और G20 देशों में अफ्रीकी संघ को हटा दें, तो G20 देशों ने वर्ष 2023 में वैश्विक उत्सर्जन में कितने प्रतिशत का योगदान दिया है? ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में 77% का योगदान दिया है। विकसित देशों में प्रति व्यक्ति उत्सर्जन वैश्विक औसत से लगभग 3 गुना है। यानी जो विकसित देश हैं, उन विकसित देशों में जो उत्सर्जन ग्रीन हाउस गैसेस का है वो कितना है? वो वैश्विक औसत से लगभग 3 गुना अधिक है। और विकसित देशों में प्रति व्यक्ति उत्सर्जन वैश्विक औसत से लगभग 3 गुना है और वैश्विक उत्सर्जन कितना है? वो 6.6 टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट यानी समतुल्य है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की यहाँ पर बात हुई, इसके बारे में कुछ बेसिक तथ्य जान लेते हैं। आप जानते हैं कि जो इसकी स्थापना है वो वर्ष 1972 में हुई थी। और कब हुई थी? स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के बाद 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है नैरोबी में। नैरोबी किसकी राजधानी है? केन्या की। इसका शासी निकाय कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा इसका शासी निकाय है, यूनाइटेड नेशंस पर्यावरण कार्यक्रम का, एनवायरमेंट प्रोग्राम का। यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट असेंबली पर्यावरण से संबंधित मामलों के लिए विश्व का सर्वोच्च स्तरीय निर्णय लेने वाला निकाय है, जिसमें सभी 193 सदस्य देश शामिल हैं। कार्यक्रम और पहल के बारे में बात करें तो जलवायु कार्रवाई, पारिस्थितिकी तंत्र बहाली, स्वच्छ समुद्र और सतत विकास लक्ष्य समर्थन सहित प्रमुख पहलों में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हम इसकी महत्वपूर्ण रिपोर्ट के बारे में बात करें तो कई रिपोर्ट ही प्रकाशित करता है, जैसे उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट जिसकी अभी हमने बात की, वैश्विक पर्यावरण आउटलुक भी इसके द्वारा जारी किया जाता है और अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट जैसी प्रभावशाली रिपोर्ट ही प्रकाशित करता है। अगली खबर हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस से जुड़ी हुई है और अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब पड़ता है? 23 अक्टूबर को पड़ता है हर वर्ष। तो 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया गया। इसकी स्थापना कब हुई थी?
वर्ष 2013 में किर्गिस्तान में बिश्केक घोषणा को अपनाने के बाद इसकी स्थापना हुई थी और बिश्केक घोषणा में हिम तेंदुआ आबादी वाले 12 देशों को उनके संरक्षण प्रयासों में सहयोग करने पर एक सहमति को विकसित किया गया था। हिम तेंदुआ की उपस्थिति 12 देशों में पाई जाती है और ये 12 देश कौन कौन से हैं? इन 12 देशों में से 4 मध्य एशियाई देश हैं। ये मध्य एशियाई देश कौन कौन से हैं? एक देश है कजाकिस्तान, एक है ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान। ये 4 देश हुए मध्य एशियाई देश। इसके अलावा इसमें भारत, चीन, मंगोलिया और रूस भी शामिल हैं। और इसके अलावा 4 देश कौन से हैं? भूटान, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इन 12 देशों में हिम तेंदुए की उपस्थिति प्राकृतिक रूप से आप कह सकते हैं मूल रूप से पाई जाती है। अगर हिम तेंदुए के वैज्ञानिक नाम की बात करें तो उसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा यूनिया और इसको मध्यम आकार की बिल्ली के रूप में ही मान्यता प्राप्त है। मध्यम आकार की बिल्ली ही इसे माना जाता है जो अपनी मायावी प्रकृति के लिए जाना जाता है। मायावी प्रकृति का मतलब क्या है कि जिस वातावरण में ये रहता है, जिस स्थान पर ये रहता है, उसके साथ इस प्रकार से अनुकूलित है कि ये छद्मावरण के रूप में रह सकता है, उसके साथ उसी की तरह का इसका रंग दिखाई देता है और इसलिए इसको चट्टानों में पहचानना बेहद मुश्किल होता है और ये चीज इसको सक्षम बनाती है अपने शिकार को ठीक तरीके से अपने शिकार पर प्रहार करने में। तो इसकी अपनी मायावी प्रकृति है और कठोर उच्च ऊंचाई वाले वातावरण में पनपने की इसकी अपनी क्षमता है। मध्य और दक्षिण एशिया के पहाड़ों का ये मूल निवासी है और आमतौर पर हिमालय सहित पर्वत श्रृंखलाओं में 9800 से लेकर यानी 9800 से लेकर 17000 फीट की ऊंचाई पर ये पाए जाते हैं। ये बात हुई हिम तेंदुए की। अगर हम इनकी मायावी प्रकृति और अपने परिवेश में घुल मिल जाने की क्षमता के कारण की बात करें, यानी अपनी मायावी प्रकृति और अपने परिवेश में पूरी तरह से घुल मिल जाने के कारण जो कि इनको छद्मावरण प्रदान करता है, इनको पहचानने में बेहद ज्यादा आप इन्हें देखने में बहुत ज्यादा मुश्किल महसूस करेंगे अगर ये अपने परिवेश में है, क्योंकि ये दिखाई नहीं देते हैं, अपने परिवेश के अनुसार ही अपने आप को ढाल लेते हैं जो इनको शिकार करने में सक्षम बनाता है और इसलिए इन्हें पहाड़ों का भूत भी कहा जाता है क्योंकि इनको पहचानना इनके वातावरण में बेहद ज्यादा मुश्किल हो जाता है। हिम तेंदुए दहाड़ते नहीं हैं, गुर्राहट, फुफकार और एक अनोखी आवाज निकालते हैं जिसे हम चफ कहते हैं और चफ के जरिए ही ये संवाद करते हैं। ये शीर्ष शिकारियों और संकेतक प्रजातियों के रूप में कार्य करते हैं क्योंकि इनकी उपस्थिति जो कि इनकी महत्वपूर्ण उपस्थिति को दर्शाती है। हिम तेंदुए की जनसंख्या के बारे में या आबादी के बारे में बात करें, जनसंख्या शब्द यूज नहीं करना चाहिए, आबादी शब्द यूज करना चाहिए। भारत में हिम तेंदुआ अगर जो सेंसस आकलन है, हिम तेंदुए की आबादी का जो आकलन से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है उसके अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की जनसंख्या कितनी है या आप कह सकते हैं आबादी कितनी है? 718 है। विभिन्न राज्यों में अनुमानित आबादी इस प्रकार है, जैसे लद्दाख में आबादी है 477, उत्तराखंड में आबादी है 124, हिमाचल प्रदेश में 51 हिम तेंदुआ है और 36 हिम तेंदुआ अरुणाचल प्रदेश में है। इसके अलावा 21 हिम तेंदुओं की उपस्थिति सिक्किम में है और 9 हिम तेंदुओं की उपस्थिति जम्मू एंड कश्मीर में है। लद्दाख स्थित हेमिस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व की हिम तेंदुओं की राजधानी भी कहा जाता है। किसको? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान को हिम तेंदुओं की राजधानी के रूप में परिभाषित किया जाता है। अगली खबर हमारी वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2024 से जुड़ी हुई है। चलिए इस पर विस्तार से चर्चा करने का प्रयास करते हैं। ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि यूएन हैबिटेट ने जिसकी स्थापना यूएन हैबिटेट की स्थापना कब हुई थी? 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। इसने एक रिपोर्ट जारी की जिस रिपोर्ट को हम जानते हैं वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2024। रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? शहर और जलवायु, सिटीज एंड क्लाइमेट एक्शन। ये रिपोर्ट जारी की गई यूएन हैबिटेट के द्वारा और इसका महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष है वर्ष 2040 तक शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लगभग 2 अरब लोगों को तापमान में 0.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि का अनुभव होगा, ये रिपोर्ट में कहा गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 14% शहरों के शुष्क जलवायु में परिवर्तित हो जाने की उम्मीद है, यानी वहां की जो जलवायु है, क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है वो ड्राई हो जाएंगी 14% शहरों की, जबकि कम से कम 900 शहर अधिक आर्द्र जलवायु यानी विशेष रूप से जो कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उपस्थित शहर हैं, वहां की जलवायु 900 शहर ऐसे हैं जहां की जलवायु आर्द्र जलवायु में परिवर्तित हो सकती है, यानी वहां की जलवायु में ज्यादा से ज्यादा नमी हो सकती है। आर्द्र जलवायु का मतलब यह है। और ये शहर कहां पर होंगे? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में होंगे। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कौन सा होता है? ये विषुवत रेखा है, इसके 23.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा है। इस क्षेत्र को कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र।
तो यहाँ 900 शहर ऐसे होंगे जिनकी जलवायु आर्द्र जलवायु में परिवर्तित हो सकती है। समुद्र स्तर में वृद्धि के साथ तूफानी लहरों के कारण शहरी क्षेत्र ज्यादा जोखिम में रहेंगे। शहरी क्षेत्र जलवायु परिवर्तन से असंगत रूप से प्रभावित होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ग्रामीण क्षेत्र प्रभावित नहीं होंगे बल्कि शहरी क्षेत्र प्रभावित होंगे, और शहरी क्षेत्र भी वो ज्यादा प्रभावित होंगे जो उनकी भौगोलिक स्थिति से तय होगा। जैसे तटीय क्षेत्रों के किनारे स्थित शहर ज्यादा प्रभावित होंगे, क्योंकि जैसे समुद्र स्तर में वृद्धि होगी तो समुद्र स्तर में वृद्धि होने से, समुद्र का जल स्तर ऊपर आने से शहरी क्षेत्रों में जो तटीय स्तरों पर स्थित शहर है उनमें बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाएगी। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भी शहरी क्षेत्रों का प्रमुख योगदान है, ये रिपोर्ट ये बताती है। और शहरी, ये शहरी ऐसे नहीं होना चाहिए, शहरी क्षेत्र बाढ़ और चक्रवात जैसे जलवायु उतार चढ़ाव के प्रति भी अधिक संवेदनशील होते हैं। ये सारी बातें रिपोर्ट में कही गई है। जलवायु अनुकूल प्रणालियां विकसित करने के लिए आवश्यक वित्त पोषण की कमी है। यानी अगर हम जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटना चाहते हैं तो उसके प्रभावों को सीमित करने के लिए हमें कई प्रकार के कदम उठाने की आवश्यकता है। लेकिन इन कदमों को उठाने के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है? फंडिंग की है। तो वैश्विक स्तर पर एक ऐसी फंडिंग व्यवस्था, फंडिंग मैकेनिज्म को एस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है जो कि विकासशील देशों और कम विकसित देशों को फंड मुहैया कराए, क्योंकि विकासशील देश और कम विकसित देश, विशेष तौर से द्वीपीय देश, जलवायु परिवर्तन की और बढ़ते समुद्र जल स्तर की समस्या से सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन हम कोई भी एक ऐसा स्टेबल फंडिंग मैकेनिज्म एस्टेब्लिश करने में अभी सफल नहीं हो पाए हैं, इसलिए इसकी आवश्यकता बहुत जरूरी है अगर हम जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान करने के अंतर्गत वित्त पोषण की आवश्यकता को वास्तव में समझते हैं। शहरों को में बाढ़ का जोखिम काफी बढ़ गया है। वर्ष 1975 के बाद से ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में जो बाढ़ का जोखिम है ये 3.5 गुना अधिक हो चुका है। शहरी हरित स्थानों में उल्लेखनीय गिरावट आई है, यानी शहरी क्षेत्रों में जो ग्रीन एरियाज होता था, जो हरित क्षेत्र होता था, उसमें भी एक उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है। ये रिपोर्ट में बात कही गई है। शहरी जीवन शैली ऊर्जा प्रधान होती है। शहरी क्षेत्रों में हमारी अलग अलग गतिविधियों के अंतर्गत हम बिजली का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो भवनों में बिजली का इस्तेमाल हो, चाहे वो हीटिंग से जुड़ा हुआ हो, चाहे घरों को शीतलन प्रदान करने से यानी एसी जैसी व्यवस्था के माध्यम से हम घरों को ठंडा करने का प्रयास करते हैं। इस तरह की प्रणालियों की उच्च मांग ग्लोबल वार्मिंग में लगातार वृद्धि कर रही है। अगर हम यूएन हैबिटेट के बारे में कुछ बेसिक तथ्यों को जाने तो वो इस प्रकार से हैं। अभी हमने बताया था कि यूएन हैबिटेट की स्थापना 1978 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। सामाजिक और पर्यावरणीय दृष्टि से धारणीय यानी सतत शहरी विकास को बढ़ावा देने पर यह विशेष रूप से जोर देता है। अगर हम वैश्विक फोकल पॉइंट की बात करें तो यह शहरीकरण और मानव बस्ती संबंधी मुद्दों के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के तहत प्रमुख एजेंसी के रूप में कार्य करता है। अगर हम इसके मुख्य मिशन के बारे में बात करें तो मुख्य मिशन इसके इस प्रकार से हैं। अगर यूएन हैबिटेट के उद्देश्य के बारे में बात करें तो उद्देश्य इसका है इंक्लूसिव, समावेशी, सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहरों का निर्माण करना। यानी इस प्रकार से शहरों की व्यवस्था बनाना ताकि उसमें सभी लोगों की जरूरतों का ध्यान रखा जाए। शहर लचीले हो यानी किसी भी प्रकार का समस्या का समाधान आसानी से कर सकते हो, इस प्रकार की हम व्यवस्था खड़ी करें। सतत विकास की बुनियादी ढांचे का निर्माण करें और शहर सभी लोगों के लिए सुरक्षित हो। समुदायों का निर्माण करना तथा असमानता, भेदभाव और गरीबी को कम करना, यानी टिकाऊ शहरों एवं समुदायों का निर्माण करना और असमानता, भेदभाव और गरीबी को कम करना ही इस यूएन हैबिटेट का मुख्य मिशन है। यूएन हैबिटेट ज्ञान साझाकरण, नीतिगत सलाह और तकनीकी सहायता के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में परिवर्तनकारी बदलाव को बढ़ावा देने के लिए 90 से अधिक देशों में कार्यरत है। रणनीतिक दृष्टिकोण की बात करें तो वर्ष 2020 से लेकर के वर्ष 2023 की क्या योजना है? 21वीं सदी की शहरी चुनौतियों से निपटने के लिए एक समग्र और एकीकृत रणनीति पर विशेष तौर से यूएन हैबिटेट के माध्यम से बल दिया गया है। 4 प्रमुख भूमिकाएं हैं। एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करना, कुछ कार्यों को अंजाम प्रदान करना, ज्ञान साझाकरण करना और साझेदारी को विकसित करना। जैसे कुछ मानक कार्य, अनुसंधान, क्षमता निर्माण, नीति निर्माण और वैश्विक मानक स्थापित करने में संलग्न होना इसका महत्वपूर्ण कार्य है। इसके अलावा टिकाऊ शहरीकरण को समर्थन देने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना और संकट प्रतिक्रिया परियोजनाएं विकसित करना भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावा विकास योजनाओं और निवेशों में परिवर्तन को प्रेरित करने के लिए संचार और आउटरीच को महत्व देना, जो कि ज्ञान साझाकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। और शहरीकरण की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकारों, अंतर सरकारी निकायों और नागरिक समाज, शिक्षा जगत और निजी क्षेत्र के साथ कार्य करना भी
इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। शहरी क्षेत्रों में तापमान वृद्धि से निपटने के लिए भारत की महत्वपूर्ण पहले क्या है? एक है स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन शहरी। भारत में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए तेजी से अपनाने और विनिर्माण, जिसको हम फेम इंडिया के नाम से जानते हैं, उससे संबंधित योजना और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स की स्थापना करना, ये भारत के शहरों को बेहतर तरीके से डेवलप करने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो कि तापमान वृद्धि से निपटने का भी प्रयास करती हैं। अब आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। अभ्यास प्रश्न है, भारत में रेड होल खनन विनियमन के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। आपका पहला कथन क्या है? रेड होल खनन विनियमन रेगुलेशन के बारे में कथन है। पहला है MMDR यानी माइन एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अधिनियम 1957 के तहत पूर्वोत्तर राज्यों में रेड होल खनन अवैध है। दूसरा कथन है, छठी अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्तता प्रदान करती है जिससे इसका प्रवर्तन जटिल हो जाता है। और तीसरा है, नागालैंड की कोयला नीति अप्रतिबंधित खनन की अनुमति देती है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।